Welcome to the Raj Smriti Show Season 2. Today we have with us Dr. Kanhaiya Lal Pandey, a very distinguished guest. He's a doctor with a difference. He's not treating diseases but music. In short, he's a musicologist. What is a musicologist? क्या करते हैं ये? आइए जानते हैं इनसे. Welcome to the show, Dr. Pandey. It's an absolute honor and pleasure having you. Thank you. Thank you so much. So before we proceed to the kind of work you have done, the body of work that you have done, we would like to know more about your, personal life. How were you as a child? आपका बचपन कैसा था? आप कहाँ के थे? किस तरह की आपने पढ़ाई की? और फिर म्यूजिक में कैसे आए? मेरा जन्म 4 नवंबर 1954 को हरदोई में हुआ था जी, और गांव में हुआ था। और उसके बाद फिर मेरी शिक्षा हरदोई में हुई। हरदोई में ही जब मैं जूनियर क्लासेस में था, 6th ऑनवर्ड्स, उस समय हमारे एक गुरुजी ठाकुर सुखदेव बहादुर सिंह जी, वो फिलॉसफी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे और उतने ही गुणी संगीतकार और संगीत के जानकार थे। तो उन्होंने संगीत सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया कॉलेज में, एंड आई टुक दैट सब्जेक्ट एंड आई एम सो हैप्पी, सो आई फील सो ब्लेस्ड कि वो काम मैंने किया। और उससे विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मैंने ली गुरुजी से, और 3 वर्षों तक मैंने शास्त्रीय संगीत के जो बेसिक्स हैं वो हमें जानने का। So this was additionally आप जो पढ़ाई कर रहे थे ग्रेजुएशन से सेपरेट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उसके बाद फिर हरदोई से मैंने इंटरमीडिएट किया, दैट वाज 1970, एंड उसके बाद लखनऊ आ गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी किया 1972, एंड देन आई डिड एमएससी 1974, बायोकेमिस्ट्री से किया। और उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज में बैठा, और फिर देन आई क्लियर्ड सिविल सर्विसेज इन 77, एंड आई ज्वाइंड इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस इन 78। सो जो हमारी संगीत की शिक्षा थी वो इनिशियल वही रही, लेकिन उससे एक चीज बहुत बड़ी हो गई कि हमारे जीवन में संगीत आ गया। क्योंकि हमारे परिवार में कोई संगीत जानने वाला और ऐसा कोई नहीं था। लेकिन उससे मुझे, उस समय मैं गाना भी सीखता था, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना मैंने सीखा, लेकिन आगे चल करके क्योंकि वेन्यू आपका वो चेंज हो जाता है, रूट ही बदल जाता है, तो फिर मैंने सुनना शुरू किया। और आई यूज्ड टू अटेंड लॉट ऑफ म्यूजिकल कंसर्ट्स, और रेडियो लिसनिंग बहुत शुरू हुई, विविध भारती, रेडियो सिलोन, एंड ऑल्सो द क्लासिकल म्यूजिक के जो प्रोग्राम्स रेडियो पे आते थे, आकाशवाणी से आते थे, वो सब सुनना शुरू किया। तो उससे बहुत इंटरेस्ट होता गया। फिर आगे चल करके जब मैं सर्विस में आ गया, तब मैंने म्यूजिक का कलेक्शन शुरू किया, और रिकॉर्ड्स एंड कैसेट्स, एंड देन लेटर सीडीज एंड डीवीडीज, एंड देन मूवीज, एंड नाउ ब्लूरेज ऑफ कोर्स। तो ये चीज जो सुनने की हॉबी थी, धीरे धीरे वो एक पैशन बन गई। और अभी मेरे पास धीरे धीरे करके जो इकट्ठा मैंने किया, करीब 4.5 लाख रिकॉर्डिंग्स हैं। वाह, पूरी की पूरी लाइब्रेरी है आपके इन वेरियस फॉर्म्स, राइट फ्रॉम 1902 ऑनवर्ड्स। सो उनको सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और उसी से फिर आगे जो काम किया है वो किया। तो जब आप म्यूजिक की शिक्षा ले रहे थे साइड बाय साइड योर एजुकेशन, तो उस वक्त आपके अंदर ये ख्याल नहीं आया कि म्यूजिक में ही कुछ करना चाहिए या म्यूजिक को ही अपना करियर बनाए? क्योंकि बहुत बार होता है ना, युवा हमारे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई दिल तो हमारा म्यूजिक के तरफ है, बट एक तो फैमिली प्रेशर भी होता है, एंड आईएएस सर्विसेज वगैरह हमेशा से रेप्यूटेड रहा है, एंड इट्स काइंड ऑफ अ फेदर इन योर हैट। सो वो डिलेमा कहीं ना कहीं आपके पास था, या आप पहले से फोकस थे कि नहीं मुझे तो ये करना है और ये मेरा सिर्फ हॉबी है? वो डिलेमा मेरे साथ नहीं था। अच्छा। Because I had focused towards my career, right? And
वो फिर कंपटीशंस के थ्रू और वो आगे ही बढ़ करके था, क्योंकि इस बीच ऐसा भी हुआ कि मैं सीपीएमटी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, अच्छा, विच आई लेफ्ट एंड देन आई वांटेड टू जॉइन सिविल सर्विसेज, तो फिर मैं इधर आ गया। सो ये हॉबी की तरह ही रहा उस समय, और मैंने इसके बारे में कभी करियर बनाने की कोशिश नहीं। तो आई थिंक भगवान ने आपको उस तरह से चुना था, बिकॉज वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर इनटू द सिचुएशन तो आपको पता नहीं होता है, बट जब आप फ्यूचर में आ जाते हो देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स। अगर उस वक्त आपको वो शिक्षा नहीं मिली होती तो आज जो आपने बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट किया होता, तो आई थिंक यू वर गेटिंग प्रिपेयर्ड इन वेरियस फॉर्म्स, यू नो, हर तरह से वो हुआ। So coming to your body of work, you have published an encyclopedia on music, जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हैं कि क्लासिकल म्यूजिक किस तरह से बॉलीवुड म्यूजिक में यूज किया जाता है। बिकॉज एज अ लेमैन जब हम गाने सुनते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ आता है, क्या राग है, क्या सुर है, क्या ताल है। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को ये बताइए, अगर आपके सामने कोई है जिसको म्यूजिक का कुछ भी वो नहीं, बट उसको गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, तो किस तरह से उसको गाना सुनना चाहिए या क्या समझ उसको म्यूजिक की होनी चाहिए? तो एक लेमैन को आप बेसिक लैंग्वेज में म्यूजिक कैसे समझाएंगे? देखिए, हमारे गुरुजी कहा करते थे, और वो मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं, वो कहते थे कि म्यूजिक समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए शास्त्रीय संगीत जानने की कोई आवश्यकता नहीं। वाह। और दूसरी बात वो कहते थे कि अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दी या ऑडियंस में अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो आप जाकर के अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आखिरी सफे में जो बैठा हुआ है व्यक्ति, वहां पर जाकर के उससे पूछिए, और ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो आपको लगता है कि उसको म्यूजिक नहीं आता है, उससे पूछिए आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, तो उसका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि ये ईश्वर ने ऐसे जो कान दे रखे हैं, ये सब ऐसे रिसेप्टर्स हैं कि वो सही चीज को बिल्कुल पकड़ लेते हैं। तो इसलिए कभी जजमेंट गलत होता नहीं। ये चीज मैंने भी अनुभव की है कि ऐसे में बहुत शास्त्रीय संगीत, ये तो खैर बात हुई कि क्योंकि मुझे शुरू में सीखा था, और फिर एक ये चीज जानने की इच्छा हुई कि अच्छा ये शास्त्रीय संगीत होगा तो इसमें जरूर, तो कैसे होगा जरा इसको देखा जाए। लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आपको शास्त्रीय संगीत आता ही है, लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छा है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा जो संगीत है उसमें 7 सुर हैं। बिल्कुल, ये सब सारेगामा पाधानी सा नी धा पा मा गा रे, 7 सुर। अब इसके अलावा 5 स्वर और होते हैं जी। वो होते हैं ये जो सारेगामा पाधानी है उसमें से ऋषभ, रेगा धानी, ऋषभ गंधार धैवत निषाद, इनके जो कोमल फॉर्म भी होते हैं, द फ्लैट फॉर्म्स, जो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हटे हुए होते हैं, तो उनको कोमल स्वर कहते हैं। तो कोमल रे भी होगा, कोमल गा होगा, कोमल धा होगा और कोमल नी होगा। इसके अलावा एक 5वां स्वर और होता है जो मध्यम का एक शार्पर फॉर्म होता है, जिसको तीव्र मध्यम कहते हैं। तो इस तरह से सब मिलाकर के 7 स्वर शुद्ध, 4 स्वर कोमल और 1 स्वर तीव्र, तो सब मिलाकर के 12 स्वर हो गए। ये 12 स्वर हमारे जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय पद्धति में, यही 12 स्वर वेस्टर्न में हैं। सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, ए शार्प एंड बी एंड देन सी शार्प अगेन। सो लाइक दैट, या डो रे मी फा सी ला टी डो, उस तरह से भी वही चीज आएगी। 13वां स्वर कोई नहीं है। अच्छा। और आपको ताज्जुब होगा एक जान करके कि जो फ्रीक्वेंसी सा की है 240, वही सी की है 240 हर्ट्ज, मध्यम की 320 और 480 तार षडज की हो जाएगी, मतलब जो सा का दूसरा फॉर्म। कहने का मेरा मतलब यह है कि यही 12 स्वर पूरे विश्व के संगीत में है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी है, इंडियन म्यूजिक भी वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस्ड है और वेस्टर्न म्यूजिक भी इंडियन से इन्फ्लुएंस्ड है। अच्छा, अब होता यह है कि फिर संगीत कैसे बनता कैसे जी? वो ऐसा होता है कि इन्हीं 7 स्वरों से बना हुआ है। अब अगर हम किसी भी संगीत रचना को लें तो वो 2 तरह से, उसमें चढ़ते हुए स्वर होते हैं जिनको आरोह कहते हैं जी, एसेंट, और उतरते हुए स्वर जिनको अवरोह कहते हैं डिसेंट।
तो आरोह में 7 स्वर हैं, अवरोह में 7 स्वर हैं, तो उसको संपूर्ण राग कहते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई स्वर बीच में छूटा है, जैसे किसी में गा नहीं लगता है, किसी में मां नहीं लगता है, तो वो क्या हुआ, 6 आरोह में और 6 अवरोह में, तो उसको कहते हैं षाडव। 6 हेक्साटोनिक, हेप्टाटोनिक, हेक्साटोनिक। अगर एक और कम हो गया तो 5 हो गए, पेंटाटोनिक, उसको कहते हैं औडव औडव। ये होते हैं राग। राग क्या होता है, राग की परिभाषा ये है, रंजयति इति रागम, यानी स्वरों का वह संयोजन जिससे मनरंजन हो और जिससे कोई मूड जनरेट हो और जिससे माधुर्य उत्पन्न। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स विच क्रिएट्स मेलोडी इज राग। तो ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से कॉम्बिनेशंस किस तरह से हो जाएंगे, 7-6 का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आरोह में 7 लग रहे हैं, अवरोह में 6 लग रहे हैं, और या आरोह में 6 है, अवरोह में 7 हैं। जैसे खमाज राग है तो आरोह में ऋषभ नहीं लगता है और अवरोह में 7 लगते हैं लेकिन कोमल निषाद लगता है, तो उसको षाडव संपूर्ण कहते हैं। अब जैसे भूपाली है, उसमें सारेगापा धासा है, उसमें मध्यम और निषाद नहीं लगता, तो उसमें सारेगापा धासा, साधापा गारेसा, यानी 5 और 5, तो वो पेंटाटोनिक हो गया, वो औडव औडव हो गया। इसी तरह से होते हैं। आई बिलीव आपने एक बुक भी लिखी है इसमें, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो म्यूजिक में यूज होती है, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ, सुर संवादनी उसमें लिखी हुई है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम ये कॉम्बिनेशंस देखें, 7-5, 7-6 या जो भी बनाकर के हम देखें, तो मिनिमम 5 होने बहुत जरूरी है किसी भी माधुर्य को उत्पन्न करने के लिए। 5 सुरों से कम के राग नहीं होते। अच्छा। 5 इज बेसिक मिनिमम। नाउ कमिंग टू अरिथमेटिक पार्ट ऑफ इट, if you make various permutations, combinations with minimum 5 notes and 12 notes in all, और ये जो combinations 5, ये 7 और 5 और 7 वाले हैं, तो इसमें जो arithmetical combinations, permutations, combinations बनेंगे वो 4840 बनेंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि 4840 राग होने चाहिए, लेकिन नहीं होते। अच्छा। क्योंकि सभी कॉम्बिनेशंस मेलोडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। ओके। तो कितने करते हैं, वो करीब 600 होते हैं, 600। So we have 600 ragas. Yes. Wow. So there are 600 ragas in Hindustani classical music. हिंदुस्तानी जो कर्नाटिक म्यूजिक है उसके अलग है राग, उसके कॉम्बिनेशंस भी अलग है। तो हमने जो एनालिसिस की उसमें मुझको आउट ऑफ दीज 600 174 राग मिले। ओह वाओ। तो आई थिंक आपने 1930 से लेके 2022 तक के गानों को और फिल्मों को, आई थिंक 20,000 सॉन्ग्स आपने एनालाइज किए एंड क्लोज टू 6200 फिल्म्स को आपने रिव्यू किया। तो उसमें आपको इतने राग मिले और बाकी अभी नहीं मिले हैं। बाकी का देखिए, अब 174 में भी मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे बहुत ही प्रचलित राग हैं उनकी संख्या 60 से ज्यादा नहीं है। अच्छा। उससे ज्यादा, उसके आगे जो हैं कम प्रचलित या फिर अप्रचलित राग हैं। जो भी 60 प्रचलित राग हैं वो सबके सब हैं हिंदी फिल्म म्यूजिक में। और बाकी जितने हैं वो अप्रचलित भी बहुत से यूज्ड हैं। तो इस तरह से जो कॉमन राग हैं वो सब तो हैं ही, और बाकी भी बहुत से हैं। तो हमारा जो फिल्म म्यूजिक है उसके साथ में इवन जो गैर फिल्मी लाइट क्लासिकल म्यूजिक है उसमें भी ये सब राग यूज होते हैं। जी। तो राग जब बनते हैं तो आई थिंक म्यूजिक डायरेक्टर्स की ही वो पूरी सोच होती है, समझ होती है, सीइंग द स्क्रिप्ट एंड गाने। एज एन ऑडियंस जब हम गाने सुनते हैं तो हम अपने इमोशंस के हिसाब से हमें गाने अच्छे लगते हैं, या शायद हम उस परिस्थिति में होते हैं तो गाने अच्छे लगते हैं। जब आपने सुनना शुरू किया और जब आपके दिमाग में ये आया कि इस पे कोई काम नहीं हुआ है या एनालिसिस करनी चाहिए, तो आपका प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या था? आपने शुरुआत कैसे की? आपके पास म्यूजिक की नॉलेज थी, आपने इस गैप को आइडेंटिफाई किया कि भाई क्लासिकल म्यूजिक है, फिल्मी म्यूजिक है, और एक कॉमन आदमी के लिए डिफरेंट है।
जब हम किसी म्यूजिक शो के बारे में सुनते हैं, अरे ये क्लासिकल है, चलो नहीं जाएंगे, अरे ये फिल्मी म्यूजिक है, तो हम क्लासिकल और फिल्मी को अलग देखते हैं। बट आई थिंक आपके रिसर्च के हिसाब से सारे फिल्मी गानों का बेस ही क्लासिकल है, या कोई भी गाना हो क्लासिकल तो है ही, उसी से वो बनता है। और ये जो आप माधुर्य समझा रहे थे कि 5 राग का जो संगम होता है, तो उसको जिस तरह से भी यूज किया गया हो स्वरों को, उससे हमें वो मिलता है। वो उसको हम भले फिल्मी कह देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे तो वो क्लासिकल ही है। तो कमिंग टू दैट, आपने ये इंसाइक्लोपीडिया जो आई थिंक 5 वॉल्यूम्स में है, इसकी शुरुआत कैसे की, क्या था आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके बारे में बताइए। जी जी, आपने बहुत सी चीजें पूछी हैं और एक का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि म्यूजिक डायरेक्टर कैसे कंसेप्चुअलाइज करता है। देखिए, ऐसा होता है कि हमारी जो फिल्मों में गाने हैं वो ज्यादातर जो सिचुएशनल होते हैं। राइट। अब कुछ ऐसे राग हैं जो कि डिफरेंट सिचुएशंस के लिए बने हुए हैं। जैसे हम बहुत ही गंभीर प्रकृति का कोई गाना है तो दरबारी में जाएगा, या अच्छा। मालकौंस में जाएगा, वो सब, या काफी में जाएगा, या शिवरंजनी में जाएगा। जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, वो शिवरंजनी में है। अच्छा। मेरे नैना सावन भादों शिवरंजनी में है। और वो दुनिया के रखवाले ये दरबारी में है। सो इनके सबके, या मन तड़पत हरिदर्शन को आज, ये मालकौंस में है। तो ये सबके अलग अलग मूड होते हैं। जैसे वो है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद, वो काफी में है। तो इन सबके अलग अलग मूड्स के लिए अलग अलग हैं। अब नौशाद साहब ने अगर सोचा कि हमको एक लोरी बनानी है जी, शबाब फिल्म में है चंदन का पलना रेशम की लोरी, बहुत सुंदर सॉन्ग, बहुत ही सुंदर, हेमंत कुमार जी और लता जी की आवाज में है। तो उसके लिए सबसे अच्छा राग पीलू होता है, जिसमें तीनों गंधार, दैवत, निषाद के दोनों फॉर्म अवेलेबल होते हैं। तो बहुत ही माधुर्यपूर्ण राग होता है और लोरी के लिए बड़ा सूटेबल है। उन्होंने उसको पीलू यूज किया। अब उसके बाद एक और बनी लोरी, धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया आ जा रही आजा, ये अलबेला फिल्म 1952। उसमें जब बनना शुरू हुआ तो श्री रामचंद्र साहब ने, उन्होंने भी पीलू ही यूज किया। तो इस तरह से आगे चल करके लोरियों में पीलू और खमाज दो राग बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। और ये सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। फिर अगर हमको भजन करने हैं तो भजन में खमाज भी बहुत यूज हुआ है और हमारा भैरवी भी खूब यूज हुआ है। तो अलग अलग तरह के सिचुएशंस को लेकर के एक, जैसे अभी जब हमने ये एनालाइज जब किया तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मैंने जो 20,321 सॉन्ग्स फ्रॉम 1931 द फर्स्ट फिल्म आलमारा टिल 2022 तक के गाने हमने उसमें एनालाइज किए हैं। उसमें 6,200 यू राइटली मेंशन, 6,200 मूवीज के, और उसमें सबसे ज्यादा 20,000 में 5,600 गाने एक राग पे हैं जिसका नाम है पहाड़ी। उसके बाद जो नाम आता है दूसरा राग है वो है 3,600 गाने, 3,600 सॉन्ग्स इन वन राग इज खमाज। आफ्टर दैट अराउंड 3,400 सॉन्ग्स इन वन राग विच इज शुद्ध ऋषभ भैरवी, जिसको नट भैरवी कहते हैं, गाधानी कोमल, ऋषभ शुद्ध। उसके बाद फिर आता है काफी, काफी में करीब 2,900 गाने हैं। फिर आता है भैरवी, रेगाधानी चारों कोमल की भैरवी, और उसमें 2,250 गाने हैं। तो उसके बाद फिर आता है हमारा पीलू, 1,000 गाने। खीरवानी, वो भी 1,000 है। फिर वो झिझोटी, उसमें करीब 900 गाने हैं। फिर यमन और यमन कल्याण दोनों मिलाकर के 600 सॉन्ग्स, एंड दरबारी 300 सॉन्ग्स, शिवरंजनी 400 सॉन्ग्स, चारुकेशी 500 सॉन्ग्स, देश 300 सॉन्ग्स, एंड बिलावल 800 सॉन्ग्स, एंड भैरव। अब देखिए ये सब जो राग हैं बहुत सीरियस वाले, वो कम यूज हुए हैं। भैरव 150 गाने और मालकौंस 150 गाने कम। और तो इस तरह से उनकी संख्या कम होती जाती है। बहुत से ऐसे राग हैं जिनमें एक ही गाना है या 2 गाने हैं या 4-5 गाने से ज्यादा नहीं मिले, तो उनका प्रयोग, जैसे मारवा है उसमें 9 गाने हैं सिर्फ। और ये राग डिफिकल्ट होते हैं गाने में और लिखने में, इसलिए
जो बहुत ज्यादा मुश्किल राग है। जैसे मारवा में एक गाना है उसका, कोतवाल साहब का, आशा जी की आवाज में है, सो दैट इज मारवा। एंड एक इसमें है पायलिया बावरी बाजे साज और आवाज का है, और वो भी मारवा में है। तो बहुत ही जो मुश्किल गाना, उसमें कोमल ऋषभ तीन मध्यम साथ में लगता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग। पूर्वी में बहुत कम राग, बहुत कम गाने हैं, भटियार में बहुत कम गाने हैं। दीज आर डिफिकल्ट रागास। एंड आसान, सबसे ज्यादा आसान हमारा पहाड़ी रहता है। इसीलिए इतने सारे गाने उसी में। आसान गाने में भी, और उसका इफेक्ट बड़ा जबरदस्त होता है। सारे गापा धासा 5 ही स्वर लगते हैं उसमें, और ऐसे पहाड़ की तरह स्वर चढ़ते हैं पहाड़ी में। सबसे पॉपुलर पहाड़ी सॉन्ग भी बताइएगा। अब पॉपुलर गाने हम आपको पहाड़ी के बताएं, 14वीं का चांद होया आफ्ताब, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, और कोरा कागज था ये मन मेरा, सब एवरग्रीन है, और देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ये सब हुस्न पहाड़ों का, जहाँ 12 महीने मौसम जाड़ों का, और वो है पहाड़ी प्रेम पर्वत का, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, और बहारों मेरा जीवन भी संवारो। ये सब पहाड़ी। ये पहाड़ी बहुत सुंदर है। अभी नई फिल्म में, कंपैरेटिवली न्यू, इसमें लुटेरा फिल्म में आया था, हवा के झोंके आज मौसमों से जूझ, संवार लूं ब्यूटीफुल पहाड़ी। सो ये सब, वो तेरी ओर एक जो है, ये सब गाने, ये सब काफी पॉपुलर है। पहाड़ी इज वेरी वेरी पॉपुलर, एंड इट्स वेरी, अब देखिए कितना सुंदर सब, और डिफरेंट तरह के पहाड़ी। यू कैन हैव फास्ट सॉन्ग्स इन पहाड़ी, यू कैन हैव स्लो, जैसे 14वीं की चांद हो, वो स्लो है, लेकिन कितने अच्छी तरह से बनाते हैं। ये सब हमारे म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर होता है, हाउ टू चूज द सॉन्ग्स। लेकिन एक चीज जो होती है, पहले हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स वो सब सोच समझ करके कि इस मूड का गाना है, इस समय का, क्योंकि रागों का समय भी होता है कि इस समय का है, इसलिए सब पूरा हिसाब से हर चीज, और हर राग बटा हुआ है कि ये राग सुबह गाना है, ये राग बारिश का गाना है। एब्सोल्युटली। एक जो इंडियन म्यूजिक का जो एक कॉन्सेप्ट है, डे टाइम नाइट हर चीज बैलेंस करके है कि वो किया जाएगा। संदीप प्रकाश भी है। अच्छा, यानी मॉर्निंग का, डॉन का है अलग सॉन्ग, और डस्क का अलग है। तो ये सबके भी बने हुए हैं, तो उन सबको पूरी अच्छी तरह से ध्यान करके म्यूजिक डायरेक्टर्स बनाते थे। सो द यूज ऑफ रागास in old songs was as per design. Right. And जैसे कि आपने कहा कि सभी गीतों में राग होता है, absolutely correct। इसलिए कि जैसे कोई सेंटेंस ग्रामर के बिना नहीं बन सकता, बिल्कुल उसी तरह से वो आना ही है, उसमें राग तो आना ही है। वो या तो बाय डिजाइन बनाया जाए, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाए, रैंडम आ जाता है। आई थिंक लोग रैंडम ही समझते हैं। आई थिंक पहले की म्यूजिक और अभी के म्यूजिक में थोड़े बहुत चेंजेस तो आए हैं, समझ है चाहे नहीं है, गाने बन रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है कि जैसे पुराने टाइम में 30s में एक राग पर एक गाना, मतलब उसमें डेविएशन नहीं होता था। 40s में भी ये रहा, फिर 50s में एक गाने में 2 राग आ जाते थे। अच्छा। और ये 60s 70s तक चला है, 2-3 राग भी चल जाते थे। और आगे चल करके 90s ऑनवर्ड्स, जो स्पेशली आफ्टर नदीम श्रवण आशिकी से शुरुआत हुई है, और उसमें व्हेन डिजिटल म्यूजिक केम इनटू, जब एकॉस्टिक्स का यूज कम हो गया, तो उस समय फिर ये चीज शुरुआत हुई कि वो उनको बनाना बहुत आसान था, जो इस पे सिंथेसाइजर पे जो बनते थे। तो उसमें कुछ ऐसे राग आ गए, जैसे पहाड़ी बनाना बहुत आसान। जैसे क्रूड वे में लोग कहते हैं पहाड़ी को आपको बनाना है तो ये कीबोर्ड पे इधर से उंगली रखिए, यूं खींच दीजिए, पहाड़ी हो गया, है कि नहीं? So it is so simple that way. It goes like this. So it is very easy to compose in पहाड़ी. It is very easy to compose in शुद्ध ऋषभ भैरवी. तो जिसका ट्रेंड ये हो गया कि जो राग हमारे 60s 70s तक थे, उनका सब बदल करके अब जो बन रहे हैं उनमें राग जरूर है, लेकिन ज्यादातर या तो उनमें पहाड़ी होता है और या उनमें शुद्ध ऋषभ भैरवी होती है। तो ज्यादातर हम एग्जांपल आपको देते हैं, आशिकी में जो 91 की आशिकी 1,
And it was a game changer. Like Yes, music point of view से it was the best selling album and movie आने से पहले ही उसके सारे गाने blockbuster hits थे. मतलब उस समय का वो सबसे बड़ा हिट था. तो उसमें देखिए, उसमें जो गाने थे 9 गाने थे, उसमें 5 शुद्ध ऋषभ भैरवी में थे. अच्छा. आशिकी 2 के 11 गानों में से 9 गाने शुद्ध ऋषभ भैरवी. तो अब ये आसानी से बन जाते हैं और मेलोडियस होते हैं और चलते हैं तो फिर हाँ, ऑडियंस सुनना चाहती है. अब वो बीट एक है, उसको लेकर के फिर उन्होंने स्वरों को जब देखा कि ये बहुत अच्छा चल रहा है तो वो चलता है. पूरे गाने अब हर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी अपनी पसंद हुआ करती है. जैसे रोशन साहब यमन बहुत पसंद करते थे. अच्छा, तो उनकी फिल्मों में खूब यमन था. जैसे वो निगाहें मिलाने को जी चाहता है, और वो जैसे वो है ये मन रे तू काहे न धीर धरे, ये सब यमन है. छुपा ले यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लो दिए की, सब यमन है. सो ब्यूटीफुल यमन, एवरग्रीन सॉन्ग है, कोई भी कभी भी सुनते हैं. और हमारे कल्याणी आनंद जी वो चारुकेशी बहुत यूज करते थे. चारुकेशी में धैवत और निषाद कोमल लगता है, बाकी सब शुद्ध लगते हैं. तो उन्होंने बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, और बाकी और छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं आदमी के लिए, सब चारुकेशी. तो बहुत अच्छी चारुकेशी यूज की. कीरवानी बहुत यूज हुआ, भैरवी शंकर जयकिशन ने बहुत यूज किया. तो अलग अलग लोगों के, खयाम साहब का पहाड़ी, सब पहाड़ी भैरवी. इसमें देखिए आप, कभी कभी सब गाने पहाड़ी हैं, मोस्टली पहाड़ी, उसमें कुछ थोड़े बहुत अलग हैं, और बाकी सब वो उनके लिए कहा जाता था. इनफैक्ट खयाम साहब से मेरी मुलाकात हुई, मेरे घर पे भी आए हुए थे. मैंने उनसे पूछा कि हमने पहाड़ी बहुत यूज किया. कहते हैं अच्छा नहीं लगा आपको? हमने कहा बहुत अच्छा लगता है. सो इट इज द ब्यूटी ऑफ द राग which is captured by a music director and then it is used in the song. And I think तभी ये कहा जाता है कि पहले के जमाने में जब गाना बनता था और लिखा जाता था तो पूरी टीम साथ बैठती थी. म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, सारे लोग होते थे, डिस्कशंस होता था और उस तरह से गाने बनते थे. अब वो प्रोसेस कितना है? You said it. I must say कि आपने जो पुरानी चीज थी और अब है वो बिल्कुल यही है जो आप बता रही हैं. पुराने टाइम में देखिए कितने एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे. वो गाना जो है जिस देश में गंगा बहती है का आब लौट चलें, काफी राग में है. फेमस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा था. 300 आदमियों का ऑर्केस्ट्रा था. रात के टाइम में रिकॉर्ड किया गया, रोड तक फैला हुआ था ऑर्केस्ट्रा. यानी ट्रैफिक बंद था बिल्कुल, और बाहर की तरफ तक लोग थे और रिकॉर्ड कर रहे. आजकल क्या होता है, आजकल तो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग है. रिदम किसी ने रिकॉर्ड कर दिया पहले से, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स अलग हो गए, मेल सिंगर गा करके चला गया और फीमेल सिंगर आकर गा करके चली गई, फिर बैठ करके वो सब पूरी मिक्सिंग होती है. एंड देन द सॉन्ग इज क्रिएटेड. तो जो आत्मा बसती है सॉन्ग के अंदर वो तो उसमें नहीं. सही बात है. The feelings are not there. बिल्कुल, इसीलिए पहले के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं. Absolutely. कोई भी जनरेशन का हो, वो अगर वो गाने बजते हैं तो वो हमारे जहन से नहीं निकलते. बट आज के गाने कब आए कब गए हम भूल जाते हैं. होता ना कि चार्ट बस्टर्स आए, भूल गए. आपसे पूछा भी जाएगा कि इस फिल्म के कितने गाने आप नहीं बताएंगे, लेकिन कभी कभी कि आप सारे गाने मुंह जबानी बता देंगे, भले आप उस जनरेशन के नहीं है, बिल्कुल, तो भी आपको वो याद है. बिल्कुल. तो सेम चीज आई थिंक जो इंसाइक्लोपीडिया आपने बनाई है उसका भी वही प्रोसेस रहा होगा. बिकॉज जब आप उसको एनालाइज करने बैठे हैं एज अ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो वो आपका क्या प्रोसेस था? वो देखिए, वो इस तरह से किया. एक्चुअली आई वाज पोस्टेड एट बड़ौदा. DRM एक होती है पोस्ट इसमें रेलवेज में देयर. And then there is one of my friends, Mr. S.K. Jha. He was working with ONGC, good friend of mine. He said कि आपके पास इतना सब भंडार है गानों का और क्लासिकल म्यूजिक की थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज भी है, तो आप क्यों नहीं करते हैं कि इसको एनालाइज करना चालू कर? हमने कहा कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे पढ़ना बहुत पड़ेगा. कहते हैं मैं सब इंतजाम करता हूँ. He arranged me a tutor, he arranged me all the books, and then started revising my knowledge of, or rather improving my knowledge of music.
धीरे धीरे करके आई इंटरेक्टेड विद लॉट ऑफ क्लासिकल म्यूजिशियंस, अटेंडेड लॉट ऑफ प्रोग्राम्स क्लासिकल म्यूजिक, एंड देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग कि इसमें कौन कौन से सुर लग रहे हैं और कौन कौन से राग हैं इस पर्टिकुलर गाने में। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया कलकत्ता में, एंड दैट वाज 2007। सो 2006 से ये चीज शुरू हुई थी, और 2007 and 8 I was in Kolkata. There I met Pandit Ajay Chakravarti, who is a renowned vocalist. और तो उनके पास मैं लेके गया कि मैंने करीब 400 गानों का मैंने एनालिसिस कर रखा था। तो मैं उनके पास लेके गया कि ये मैंने एनालिसिस की है, मुझे कुछ थोड़ा बहुत क्लासिकल म्यूजिक आता है, मैं थोड़ा गाना सीखना चाहता हूँ। अच्छा। और मैं थोड़ा और क्लासिकल म्यूजिक में आगे इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखना चाहता हूँ। उन्होंने जो मेरा काम था उसको पलटते हुए कहा, पांडे जी रुक जाइए, ये गाना वाना कभी भी आप सीख लेंगे, इस काम को करिए, ये किसी ने किया नहीं है और ये कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है और किसी को समझ भी नहीं है। आई थिंक दिस वर हिज वर्ड्स। तो हमने कहा अच्छा, शुड आई गो अहेड? कहते हैं यस प्लीज गो अहेड, and whatever support you want, I am there. So he gave me a lot of support. Then I moved to Jabalpur. That was 2009. और जबलपुर में बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे मिला कि छोटी जगह, वो वहां पर तो ये था, कलकत्ता में भी मैंने कुछ एनालिसिस की, लेकिन वो प्रोफाइल हेक्टिक था, तो बहुत लोगों को भी इतने टीम नहीं बन पाई थी। लेकिन इसमें जबलपुर में मैंने टीम बनाई कि क्लासिकल म्यूजिक जानने वाले, क्लासिकल म्यूजिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, फैकल्टीज, प्लस म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स, सबको इकट्ठा किया। हमने कहा ये काम मैं कर रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी। कहते हैं सर किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हमने कहा एक एक गाने को बजाना पड़ेगा। वाह। कहते हैं अच्छा, तो मैं आई एम रेडी। तो आपने 20,000 गाने बजवाए? एब्सोल्युटली। हमारे घर पे, क्योंकि आई वॉज इन ऑपरेशंस एंड वेरी बिजी अदरवाइज, लेकिन हमसे ये भी सवाल लोग पूछते हैं कि अपने बिजी रहकर कैसे करें, टाइम कैसे? तो होता यही है कि अगर आपको जल्दी काम कराना है तो किसी बिजी आदमी को देना चाहिए। खाली आदमी आप अपना टाइम वेस्ट करेगा। सो आई टेस्टेड इट ऑन माई सेल्फ। हमने कहा मैं ही करूंगा इसको। शाम के टाइम में 7:30 बजे जब घर पे पहुंचता था तो पूरी टीम मेरे घर पे आती थी। 5 हारमोनियम घर पे मेरे रखे रहते थे। मैं गाना सिस्टम पे प्ले करता था, उसके बाद ये सब बजाते थे। और उसके बाद कहते थे सर रेगा धानी चारों कोमल भैरवी, तो मैं भैरवी लिखता था। फिर उसके बाद फिर बजा, कहते हैं रे धा कोमल है भैरव है। फिर उसके बाद गा धा कोमल है कीरवानी है। फिर कहा अरे इसमें देखिए वक्र लग रहा है निषाद, इसमें तो देश है। तो इस तरह से एक एक करके देखिए गंधार पे कितना आंदोलन हो रहा है। ये हमने कहा यार कहाँ पे हो रहा है जरा बताओ मुझे। तो फिर वो बजा के दिखाता था। दिस इज हाउ आई लर्नड, एंड आफ्टर लर्निंग ऑल दिस आई पब्लिश्ड दिस सुर संवादिनी व्हिच इज बुक ऑफ ग्रामर, बेसिकली कंपाइलेशन है। इस तरह से ये समझिए कि हर गीत 20,000 गीत पूरे बजा करके उसका प्रोग्रेशन देखा गया नोट्स का। होता ये था शुरू में तो रेगा धानी चारों कोमल लग रहे हैं, हमने कहा चलो भैरवी है ये। कहते हैं अब तो ऋषभ दैवत कोमल लग रहा, तो ये तो भैरव हो गया। तो फिर दूसरे गाने को देखा, पहले इसमें पहले ऋषभ दैवत कोमल है, उसके बाद रेगा धानी चारों कोमल है। तो जो प्रोफेसर बैठे हुए थे कहने लगे ये ऐसा है, ये जो पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में भैरवी राग होता है उसको बसंत मुखारी कहते हैं। तो इसलिए वो राग ये होगा, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा रोको। सो जो जिस देश में गंगा बहती है, बसंत मुखारी। फिर इस तरह से बहुत से रागों को ढूंढ करके कि ये तो ये है, ये तो ये है। ये मल्हार मैंने 9 डिफरेंट टाइप की मल्हार पाई। देश मल्हार, छाया मल्हार, नट मल्हार, मेघ मल्हार, मियाँ की मल्हार और सूरदासी मल्हार, जयंती मल्हार और रामदास की मल्हार। आई टेल यू ऑल ऑफ देम इन फिल्म म्यूजिक। People they get, when I tell them कि इसमें देखिए आप जयंती मल्हार है, तो कहते हैं हाँ अरे है, तो हमें तो कभी पता ही नहीं चला। So this is how each and every song was analyzed and documented by me, and then I participated in the discussions. कुछ गाने तो ऐसे फंस गए कि जिनको 3-3, 4-4 दिन लग गया कि एक गाना कहते हैं नहीं इसमें गड़बड़ है, इसमें अभी शुरुआत में तो ये
अब जैसे मैया ना धरो गोबल, आपने सुना होगा ये गाना दस्तक फिल्म का। इट स्टार्ट्स विथ चारुकेशी विच इज ध नी कोमल, संपूर्ण चल रहा है। उसके बाद आता है खमाज, उसके बाद आता है श्याम कल्याण, और उसके बाद अंत होता है शुद्ध साधन। 4 कंपोनेंट्स, एक एक देखिए। तो हमने कहा जो पुराना ट्रेडिशन चला था गाने वालों के, होता है अक्सर बोल देते हैं साहब मिश्र भैरवी है या मिश्र खमाज है। हमने कहा भाई मैं साइंस बैकग्राउंड का आदमी हूं, मैं मिश्र में नहीं, मैं उसके कंपोनेंट्स देखूंगा। अगर खमाज में कोई अन्य स्वर लग गए हैं तब मिश्र हो गया है, किस कारण से हो गया है, तो उस राग को भी मैं लिखूंगा। तो उस अगर पहाड़ी के स्वर लग गए हैं और आपने वो पहाड़ी के स्वर की वजह से उसको मिश्र कर दिया है, तो मैं उसको लिखूंगा पहाड़ी प्लस खमाज। सो व्हाट आई डिड द एंटायर सीक्वेंस ऑफ ragas appearing in one particular song. This is very interesting कि एक ही गाने में इतने सारे अलग राग है। अदरवाइज वैसे एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से एक राग है, एक गाना है, होता होगा। इसी तरह से जो राग मालिकाएं होती हैं वो कैसे बनी, देखिए एक गाना बहुत मशहूर है सुवर्ण सुंदरी का, 1958 में ये फिल्म आई थी, आदि नारायण राव जी का म्यूजिक है, भरत व्यास जी का लिखा हुआ, कुहू कुहू बोले कोयलिया। कितना सुंदर लेकिन बहुत मुश्किल गीत है जी। उसका जो स्थाई है यानी जो ओपनिंग लाइन है और पहला अंतरा वो राग सोहनी में, और उसके बाद दूसरा अंतरा राग बहार में, तीसरा अंतरा राग जौनपुरी में, और चौथा अंतरा राग यमन में। यानी इतने, देखिए इसको राग मालिका कहें। एक गाना है इसमें गीत गाया पत्थरों ने में, बहुत ही मुश्किल गाने, ये सब बड़ी वेरी वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, जैसे तेरे ख्यालों में हम, तेरे ही ख्वाबों में, वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग ऑफ आशा जी, जो नॉर्मली लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो उसमें तेरे ख्यालों में हम, तेरे ही ख्वाबों में हूं, मेघ और मध्यमात सारंग, और उसके बाद पहला अंतरा भैरव में है, भैरव एंड कलिंगड़ा, और दूसरा अंतरा पूरी अधनाशी। ये देखिए इतनी सब कॉम्प्लेक्सिटी है, बट स्टिल सो मेलोडियस, डिफिकल्ट बट मेलोडियस। राइट। आपने जो ये प्रोसेस बताया, मुझे तो लगता है कि यू आर अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया रादर देन योर बुक्स, एंड वी हैव योर बुक्स आल्सो हियर। मतलब इट्स अ कमेंडेबल जॉब। ये बनाना तो दूर की चीजें, मुझे अगर सोचना भी पड़े कि एक इंसाइक्लोपीडिया बनाना है तो इट्स काफी थॉटफुल ये प्रोसेस रहा। एंड जैसा कि आपने बताया कि आपने 20,000 गाने सुने, आपने एनालिसिस किया, तो ये जो टैब्यूलेशंस वगैरह किया है जो हम देख सकते हैं इसमें, ये किस तरह से किया है? ये देखिए मेरे दिमाग में कभी ये चीज नहीं आई थी कि कोई इंसाइक्लोपीडिया बनेगी। ओके। And as they say, when you start something doing with full commitment, the God in any form, that entity in any form, और उसके साथ साथ पूरी कायनात आपको मदद करने लगती है। That I could experience myself. इतना मुझे ऐसे जैसे कोई अज्ञात शक्ति मुझे मदद कर रही है। I could feel that, and this work got completed. इसमें जो मैंने कॉलम्स दिए हुए हैं, ये गाने का मुखड़ा, फिर फिल्म, ईयर ऑफ रिलीज ऑफ द फिल्म, देन सिंगर, देन लिरिसिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर, स्केल ऑफ द सॉन्ग, द रूट नोट जिसमें बेसिक नोट किससे लिया गया है, क्योंकि उसको अगर हम नहीं डिफाइन करेंगे तो किसी दूसरे नोट से अगर चालू कर देंगे तो राग बदल जाएगा। तो गाने का जो बेसिक नोट है उसको मैंने इसमें लिखा हुआ है। ताल कौन सी यूज की गई है कि कहरवा है या तीन ताल है या दादरा है, सबसे ज्यादा ताल कहरवा यूज की गई है, 78%, and followed by दादरा which is around 20%। जैसे मैं ये पेज देख रही हूँ तो इसमें सारे कहरवा है, 2 या 3 दादरा है। यस यस। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 वाली बीट जो है वो बहुत ज्यादा, एंड दैट इज ट्रू इन वेस्टर्न म्यूजिक आल्सो, यही कहरवा यूज होता है यार। सो वो डिफाइन किया। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें दिया हुआ है सीक्वेंशियल अपीयरेंस ऑफ राग इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। तो ये जो दो पहले वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो हैं, वॉल्यूम 1 में ए से के तक से शुरू होने वाले गाने हैं, और वॉल्यूम 2 में L to Z से शुरू होने वाले गाने हैं, और जो उसके बाद 3 वॉल्यूम और हैं जो राग वाइज हैं। 174 राग मुझे मिले हैं, तो 174 अलग अलग टेबल्स हैं विच गिव रिप्लाई टू द क्वेश्चन कि इस राग में
कौन कौन से गाने। जैसे हम अगर मधुकोश में ढूंढे या मधुवंती में ढूंढे तो वो मधुवंती के अलग टेबल है, उसके पहले उसका मैंने ग्रामर दे रखा है और फिर उसमें कितने गाने हैं वो सब। आई थिंक आपने जितने भी म्यूजिक बडिंग स्टूडेंट्स हैं उनका काम आसान कर दिया है। ये रेडीमेड रेफरेंस है, गाइड है फॉर देम टू रेफर टू ओल्ड सॉन्ग्स। एंड कमिंग इन दिस लीग, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री vis-a-vis द क्लासिकल म्यूजिक? बिकॉज जैसा कि हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि पहले की म्यूजिक में जो माधुर्य था अभी में है, बट कहीं ना कहीं खो रहा है। रैप म्यूजिक का कल्चर बहुत आ गया है। बीच में वो भी एक विवाद आया था कि तेरी मिट्टी को अवार्ड नहीं मिला और गली बॉय को नेशनल अवार्ड मिला, जबकि गाने मतलब दोनों ही पॉपुलर गाने हैं, अलग अलग जॉनर्स है, अलग अलग फीलिंग्स है, इमोशंस है, पॉपुलैरिटी वाइज दोनों पॉपुलर है। बट यू नो जो प्योर म्यूजिक लवर्स है शायद उस गाने को नहीं पसंद करते, रैप म्यूजिक नहीं पसंद करते। तो आपके पर्सपेक्टिव से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? क्या सुधार होना चाहिए या क्या हम अच्छा कर रहे हैं? एक आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, जो पहले फिल्में बनती थी और उनमें क्लासिकल म्यूजिक यूज होता था, वो दो तरह की फिल्मों में क्लासिकल म्यूजिक के अलावा कुछ यूज ही नहीं कर सकते थे। और वो थी एक तो हिस्टोरिकल मूवीज और दूसरी थी डिवोशनल मूवीज जो भक्ति प्रधान होती थी। उनमें आप जानबूझ करके भी पॉप म्यूजिक तो डाल नहीं सकते थे। इट हैड टू बी आइदर डांस नंबर्स जो थे वो भी क्लासिकल होने थे। तो इस तरह से उसमें क्लासिकल म्यूजिक यूज होता था। अब उनकी संख्या कम होती गई और पहले जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स बड़े मुश्किल चीजें रचते थे, वो चीज अब सिंपल लोग बनाते हैं अब आजकल, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एक ही तरह के गीत सब बनते हैं, आसान। तो ये ट्रेंड शुरू हो गया है। दूसरा ये भी है कि जैसे आपने रैप म्यूजिक के बारे में पूछा, रैप एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया जिसमें कोई राग नहीं होता। अच्छा। That is one type of song which is devoid of राग। और अगर होगा भी तो शुद्ध ऋषभ भैरवी के जहां तहां सुर आ जाएंगे। अदरवाइज इट इज ए रिदमिक स्ट्रक्चर। ओके। वो रिदम पे चलता है। हाँ, बर्ड्स के प्ले हैं और बस। सो it is a rhythmic structure instead of classical music melodic structure. It's not a melodic structure. Okay. So इस तरह से ये चीजें हुई हैं। अगर हम रागों के बारे में देखें, जैसे मालकौंस राग अंतिम बार 2006 में यूज हुआ। अच्छा। ख्वाहिश फिल्म में रंग रलिया करत नहीं मानत, ये आशा जी ने बंदिश जो है मालकौंस की गाई है और 17 साल बीत गए मालकौंस राग की उपस्थित नहीं, किसी ने नहीं किया। लेकिन यमन यूज हुआ, पूरी अधनाश्री खूब यूज हुआ है। पूरी अधनाश्री, हाय रामा ये क्या हुआ, या आके तेरी बाहों में, खूब ये पूरी अधनाश्री है। झेलम झेलम नदी किनारा हैदर में पूरी अधनाश्री है। बहुत से पूरी अधनाश्री खूब यूज किया है। लेकिन ये हमारा यमन अभी इसमें बाजीराव मस्तानी में यमन यूज हुआ है। अच्छा। देखिए, हम आपको एक और मूड के बारे में एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताते हैं। हम दिल दे चुके सनम फिल्म में एक बंदिश यूज की गई थी, अलबेला सजन आयो रे। वो अहीर भैरव की बंदिश है जो उस्ताद सुल्तान खां, कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में, लेकिन और बहुत ही सीरियस मूड का राग, बट बहुत पॉपुलर रहा। आई थिंक जिनको क्लासिकल म्यूजिक की नहीं भी समझ है, वो भी उस गाने को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अहीर भैरव। और अहीर भैरव का दूसरा गाना हम आपको बताते हैं, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। तो वो अहीर भैरव का है। अहीर भैरव में कम गाने हैं, करीब 100-125 गाने अहीर भैरव में हैं। अब वो सीरियस मूड का राग है। ऋषभ और निषाद कोमल उसमें लगते हैं, बाकी सब शुद्ध लगते हैं। लेकिन बाजीराव मस्तानी में जब संजय लीला भंसाली को जब इनको बनाना था तो उनको शब्द वही यूज करने थे, लेकिन मूड डिफरेंट था। मूड ये था कि जो बाजीराव जीत करके आते हैं तो उस समय बड़ा उल्लास का अवसर है, तो उस समय अहीर भैरव नहीं चलता, बट ही वांटेड द सेम वर्ड्स। सो अलबेला सजन आयोरी उन्होंने बनाया, लेकिन भूपाली में बनाया, राग बदल गया, सेम सॉन्ग डिफरेंट रहा बिकॉज ऑफ डिफरेंट मूड्स। तो अभी भूपाली के बहुत से गाने इतने सुंदर, पंख होते तो उड़ाती रे भूपाली, और नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं भूपाली, देन दिल हुम हुम करे भूपाली, देन दिल
दीवाना बिन सजना के मानेना भूपाली, सो एंड सायोनारा सायोनारा भूपाली, ज्योति कलश छलके भूपाली। सो ऑल दीज जो बहुत ही सुंदर खुले हुए कम स्वर के, भूपाली में 5 स्वर लगते हैं, ऐसे खुले हुए गीत तो उसने, इन्होंने संजय लीला भंसाली ने उस पर फिर भूपाली यूज किया। तो अलग अलग तरह से अलग अलग सिचुएशंस में अभी भी यूज हो रही हैं ये हमारी क्लासिकल म्यूजिक की कंपोजिशंस। लेकिन जो कॉमन गाने हैं उन सब में या तो शुद्ध ऋषभ भैरवी है और या फिर पहाड़ी है, ज्यादातर वही यूज हो रहा है। आई थिंक वो पॉपुलर चॉइस के हिसाब से भी बनाते हैं कि बस गाना चल जाए। पहले गाने का पर्पस एक अलग होता था, अब गाना बनाने का पर्पस ये अलग है। ये आपने बहुत अच्छी बात हमारे समझ में इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। जब मैंने बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स से भी मुलाकात की है और बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं इसमें, प्यारे लाल जी, आनंद जी भाई, खयाम साहब जब हयात में थे और रवि साहब, ये सब बहुत अच्छे हमारे मित्र रहे और बहुत इंटरेक्शंस इन लोगों से के साथ में हुआ। तो उनसे कहा कि अरे ये आप राग जो है अब उसका प्रयोग क्यों नहीं इतना ज्यादा होता, तो काहे के लिए करें, गाना जो है पॉपुलर होना चाहिए, हम राग के लिए थोड़े करते हैं। राइट। Just imagine, these are the words of the people. So it is good that the classical music is being liked by the people, but it's not a compulsion. तो इसलिए आजकल जो है, जो बन रहे हैं गाने, उनमें क्लासिकल म्यूजिक आ जा रहा है, अच्छा माधुर्यपूर्ण बन रहा है। जैसे कलंक में एक गाना था, वो बहुत अच्छा था। अच्छी अच्छी ठुमरियां कभी कभी यूज हो जाती हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आप कॉम्प्लेक्स क्लासिकल म्यूजिक को यूज करें। सिंपल क्लासिकल म्यूजिक भैरवी में, सिंपल क्लासिकल म्यूजिक पहाड़ी में, सिंपल क्लासिकल म्यूजिक आप खमाज में, ये खूब यूज होता है और आज भी यूज होता है। सो 5 तो इंसाइक्लोपीडिया आपने कर लिया एंड आई थिंक आपके 7-8 और भी किताबें हैं साहित्य के ऊपर, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह के ऊपर। तो इसके बाद आपकी और भी कोई बुक्स आने वाली है या और कुछ पे आप अब काम करना शुरू कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, जब ये काम पब्लिश हो गया तो लॉट ऑफ म्यूजिक लवर्स दे कांटेक्टेड मी और कहने लगे साहब फिल्म पर तो काम हो गया, अब गैर फिल्मी वालों ने बेचारों ने क्या गलती कर रखी है। हमने कहा भाई बहुत, वो तो इकट्ठा मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास गैर फिल्मी का कलेक्शन है नहीं इतना। कहने लगे साहब मदद करेंगे हम। तो आई गॉट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम लॉट ऑफ म्यूजिक lover friends and they provided me MP3 format and CDs of non-filmy songs, ghazals, भजन, गीत और ठुमरियां। अच्छा, ये खूब मेरे पास जब इकट्ठी हुई तो मैंने कहा अपनी टीम से कि ये भाई इसमें काम शुरू करना है। तो टीम में थोड़ा सा ये था कि सर बहुत लंबा था ये, इसमें फिर ये तो हो ही गया, अब दोबारा हमने कहा ऐसा है, ट्रुथ इज हम ही लोग करेंगे और कोई नहीं और करेगा नहीं, क्योंकि करना होता तो कर चुका होता। तो इसलिए चलो शुरुआत कर देते हैं। तो 6 वर्ष पूर्व उसकी भी शुरुआत पैरेलली मैंने कर दी थी और अभी 9,500 गीत एनालाइज हो चुके हैं और करीब अनदर 1,500 मोर आर देयर व्हिच आर रेडी टू बी। उसके बाद वो 2 वॉल्यूम की इंसाइक्लोपीडिया छप जाएगी और उसमें मैंने 1902 से लेकर के अभी तक के 220 आर्टिस्ट मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं। उसमें ऑल द पीपल, यू टेक द नेम ऑफ एनी वन, दे आर देयर। इसमें गौहर जान से लेकर के 1902 से गौहर जान, मलका जान एंड केसर बाई केरकर एंड हीरा बाई बड़ोदकर एंड बेगम अख्तर एंड गिरिजा देवी एंड पंडित जसराज एंड राजन साजन मिश्र जी। आपने किसी को नहीं छोड़ा है। Everybody is there. Everybody is there. And I have taken their यही चीजें रखी हैं। ख्याल छोड़ दिया है, ख्याल जो पार्ट होता है जो लाइट क्लासिकल फॉर्म ही लिया है और इतना that is so wonderful. It's a discovery, I tell you. ऐसे ऐसे रागों का प्रयोग इन लोगों ने किया है, तबीयत खुश हो जाती है। बट स्टिल पहाड़ी dominates there also. Wow. पहाड़ी एंड भैरवी। तो बहुत बढ़िया है वो जब आएगा और लोगों को ये पता चलेगा कि ये गजल जो हम गा रहे हैं इस राग में है, तो बड़ा अच्छा लगेगा वो। आई थिंक इट विल टेक अनदर 6 months. वाह, तो आई थिंक इसको बनाने में ही आपको 15-16 साल 16 years yes. लग गए। It started in 2006 and completed in 2013. Wow.
huge body of work and best wishes for your coming book. Thank you so much. And chalte we would like to, your message to people who are into music, जो म्यूजिक सीख रहे हैं और आने वाला जनरेशन जो म्यूजिक बनाएगा, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? साथ ही साथ जो ऑडियंस है, जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? तो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल म्यूजिक लवर्स? देखिए, जो म्यूजिक में अपना कैरियर बना रहे हैं बिल्कुल बनाएं। मेरा एक जो हमारी टीम में है डॉक्टर दिवाकर कश्यप, वो प्रोफेसर वोकल है खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी में। कैन यू इमेजिन, उसके घर में जितने लोग हैं सब म्यूजिक में। उसके फादर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर्स, उसके ब्रदर एंड सब एक्सेल्ड इन म्यूजिक। दे आर, हमने उससे पूछा तुमने और कुछ करने की नहीं सोची? ही सेड कि हम लोग कुछ दूसरा नहीं सोच सकते, केवल संगीत सोचते हैं। तो जो लोग संगीत के बारे में, संगीत में अपना करियर बना रहे हैं, उनके लिए मेरा कहना यही है कि शास्त्रीय संगीत अवश्य सीखें। जब तक आपको रास्ता नहीं पता है कि इन सुरों पे कदम रखते हुए आगे बढ़ना है, तब तक आप लड़खड़ाते हुए चलेंगे। आपको रास्ता मालूम होना चाहिए और वो केवल आपको शास्त्रीय संगीत से। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि इसमें शॉर्टकट नहीं है। पहला राग सीखने में 1 साल लगता है, 1 ईयर। तब तक आप पलटे और सरगम करते हुए अपने गले को या अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ मास्टरी करेंगे। दूसरा राग सीखने में 1 महीना लगेगा, तीसरा 15 दिन में, चौथा हफ्ते भर में, 5वां 6ठा फिर आप आ जाएंगे। तो इसलिए ये सोच करके किसी बच्चे को गुरुजी के पास लेकर के जाते हैं। हमने बहुत से गार्जियंस को देखा है कि इसको इंडियन आइडल में एग्जैक्टली बहुत सही बात आपने कही, और 1 महीने में तैयार करा दीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल। It is just not possible. You have to go through the entire process, and it is time taking. There is no shortcut. I know. You have to give that much time. You listen to it, be with the music. Then ये ऐसी विद्या है जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे जीवन में एक बूंद मिल जाए इस अथाह सागर से, तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए। बिल्कुल सही है। And I think your life is a perfect example, from chemistry, biochemistry to railways to coming to music, and I think music से बड़ा कोई healer नहीं है। I feel blessed. I feel blessed. I really am so thankful to God that this kind of passion has been given. Nice. So commendable work, and it was lovely talking to you. As I said, you are a walking encyclopedia. The kind of knowledge, the kind of years and energy you have invested in music, it's for generations to come. So thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you.